नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस डेली जीके कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप सभी? स्टडी कैसी चल रही है आपकी? और चूँकि वैसे देखिए गर्मी का मौसम तो है ही, इसमें गर्मी को लेकर के आपके पढ़ाई को लेकर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, और अगर पड़ रहा हो तो पढ़ने भी मत दीजिएगा, है ना? क्योंकि गर्मी अपनी जगह है और हमारी तैयारी अपनी जगह है, और आने वाले सभी एग्ज़ाम अपनी जगह पर हैं, है ना? तो पढ़ाई हमेशा चलती रहे और हमारी गर्मी भी चलती रहे, और साथ ही साथ ये क्लास भी चलती रहे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। स्वागत है आप सभी का इस रिकॉर्डेड क्लास में। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा की एक प्रख्यात आत्मकथा है, यानी किसकी प्रख्यात आत्मकथा है? ऑप्शन है आपके सामने स्वामी अच्युतानंद, BR अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम या फिर MC राव। इन चारों में से कौन से एक वो राइटर हैं जिन्होंने वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक एक आत्मकथा को लिखा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करिएगा आप सभी लोग। और देखिए बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर होगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्यारे अभ्यर्थियों, देखिए CHSL 2021 में पूछा गया था इस प्रश्न को, ठीक है, जिसमें से बात करें हम वेटिंग फॉर ए वीज़ा की, तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई एक 20 पन्नों की एक आत्मकथानक जीवनी है। कहीं कहीं इसे आपको मिलेगा कि ये संस्मरण भी है। ठीक है, इसे 1935 से 36 के मध्य में लिखा गया था। ठीक है, 1935 से 36 के बीच में लिखा था आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अगले प्रश्न की ओर चले तो देखिए पूछा गया है इस आपसे MTS 2017 में, और अगर आप MTS, CGL और CHSL के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो यहाँ से निकले हुए क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ये आपकी मदद, आपकी सहायता अवश्य करेंगे। देखिए अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? मतलब कौन सा ऐसा संशोधन हुआ जिसको लघु संविधान का नाम दे दिया गया? 52वां संशोधन अधिनियम, 86वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम या फिर 44वां संशोधन अधिनियम? तो प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर है आपका 42वां संशोधन अधिनियम। क्या है? 42वां संशोधन अधिनियम। क्लियर हुआ? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करें इस 42वें संशोधन अधिनियम की, तो देखिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का नाम दिया गया, क्योंकि इसने संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन किए हुए थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा व्यापक जो परिवर्तन हुए वो आपके 42वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत हुए। इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार ने क्या किया कि इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली जो सरकार चल रही थी उस दौरान 42वां संशोधन किया गया, और आपके संविधान की प्रस्तावना में आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपके अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें संविधान के और भाग 4 में, तो देखिए संविधान के भाग 4 में इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके भाग 4 में नागरिकों के मौलिक मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ठीक है, नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य होते थे उन मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो आपस में जो समितियां होती हैं, इनके बीच के जो एग्जीक्यूशन होते हैं यानी जो कार्यक्रम होते हैं, उनको निर्धारित किया गया। ठीक है, तो मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि देखिए संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन हुए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। आपके मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में काफ़ी सारे हुए मतलब परिवर्तन हुए। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि आपके भाग 4 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लेकर भी परिवर्तन हुए। तो कई सारे परिवर्तन किए गए, यानी काफ़ी लंबा रहा 42वां संविधान संशोधन, इसलिए इसको क्या कहा गया? भारतीय संविधान का एक लघु संविधान कहा गया। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि रेल वायर निम्न में से किससे संबंधित है? रेलवे NTPC 2016 में पूछा गया था आपसे कि रेल वायर निम्न में से किससे संबंधित है? आपका केबल ब्रांड है, या फिर आपके रेलवे स्टेशनों की तारबाड़ी है, या C ऑप्शन है आपका रेलवे स्टेशनों में विद्युतीकरण, या फिर D ऑप्शन है आपका रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर करते जाएंगे।
रेल वायर क्या है ये पूछा गया है एनटीपीसी पर एग्जामिनेशंस 2016 में कि रेल वायर किससे संबंधित है, क्या है रेल वायर। ठीक है, और बात करें इसके सही उत्तर की तो सही उत्तर होगा इसका रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा। रेल वायर जो है आपका ये रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। रेल वायर भारतीय रेलवे स्टेशनों में एक मुफ्त वाईफाई व्यवस्था उपलब्ध कराता है। यानी जो रेल वायर है, रेल वायर आपका भारतीय रेलवे स्टेशनों पर एक मुफ्त वाईफाई इंटरनेट व्यवस्था है। ठीक है, ये गूगल के साथ प्रौद्योगिकी को साझा करके या ये कहें कि गूगल के साथ साझेदारी के रूप में सभी भारतीय रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई एक उपलब्ध कराता है। इसलिए कहते हैं कि जो रेल वायर है, रेल वायर आपका रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। क्लियर हुआ, रेलवे आपकी ये रेल वायर जो है क्या है, रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए पूछा जा रहा है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितने सीटें शामिल हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था इसको कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, तो बिल्कुल वाजिब आपको पता होगा कि कितनी सीटें हैं आपकी लोकसभा में। सी ऑप्शन सही है आपका, कितनी सीटें, 80 सीटें। ठीक है, तो एक तरीके से पता उत्तर प्रदेश को अगर क्विक तरीके से समझने का अगर प्रयास करें तो देखिए ऐसे समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीट, विधानसभा की 403 सीट, विधान परिषद की 100 सीटें। ठीक है, जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश के तो अनुमानित 20 करोड़ है ना, अनुमानित 20 करोड़ जनसंख्या है। सर्वाधिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का अगर कोई राज्य है तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। कहने का अर्थ यह है कि एक लोकोक्ति के तहत कहा गया है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है भैया, है ना, दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी राजनीतिक दल यदि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें अगर हासिल कर सकता है तो वह दिल्ली पर पहुंच सकता है। अर्थात कहने का मतलब है केंद्र में उसकी सरकार बन सकती है, ऐसी संभावना की गई है। क्लियर हुआ, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था आपसे। अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए अगला प्रश्न है आपके यूपीएसआई की परीक्षा 2017 से और इसमें पूछा गया आपसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है। खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, या फिर हत्या का एक प्रयास करना, या फिर अप्राकृतिक अपराध करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा आईपीसी की धारा 307 किससे संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका 307 आपके हत्या के प्रयास से। ठीक है, आपको पता होगा कि ऑन स्पॉट किसी का मर्डर कर देना यानी किसी की हत्या कर देना 302। ठीक है, आईपीसी की धारा, आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत है। तो वहीं हत्या का प्रयास करना धारा 307 से संबंधित है। अब देखिए बात करें हत्या के प्रयास की परिभाषा क्या बन सकती है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी उक्त व्यक्ति को, मतलब किसी फला व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास करता है। जान से मारने का प्रयास यह है कि उसके कृत्य से यदि उस व्यक्ति की मौत का एक कारण बन जाए, ऐसा कृत्य किया जाए कि उस कृत्य से दूसरे वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसके मृत्यु का एक कारण बन जाए। ठीक है, तो फिर वह व्यक्ति जिसने यह कार्य किया है वह इस आपके व्यक्ति के हत्या का दोषी माना जाएगा, है ना। किसी ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया जिससे बी व्यक्ति की मौत हो सकती थी, मौत नहीं हुई, मौत हो सकती थी, तो ये 307 का कारण बन गया। क्लियर हुआ। उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो जैसे कोई भी व्यक्ति है यदि अपने रिवॉल्वर से किसी सामने व्यक्ति को अगर गोली मारने का प्रयास करता है, ठीक है, तो अगर गोली का हम कह रहे हैं कि जो कुछ पार्ट हैं अगर उसके पैर में लगते हैं तो कहीं ना कहीं अगर टांगों के नीचे हैं अगर कुछ गोली के अगर निशान है तो हम कह सकते हैं कि ये हत्या का प्रयास नहीं था। लेकिन टांगों से ऊपर यदि अगर गोली के अगर प्रहार होता है तो हम मान सकते हैं कि यह हत्या का एक प्रयास था। यानी अगर थोड़ा और ऊपर हो जाता तो उस व्यक्ति की क्या होती, मृत्यु हो जाती, मृत्यु का एक कारण बन जाता। क्लियर हुआ। तो देखिए धारा 307 है, धारा 307 आपकी हत्या के प्रयास से संबंधित है। बात करें धारा 307 की तो देखिए यह एक प्रकार का गैर जमानती अपराध है जिसमें मजिस्ट्रेट चाहे तो उक्त दोषी को जमानत नहीं दे सकता। साथ ही साथ इसमें आजीवन कारावास होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। क्लियर है, या हम कहते हैं कि प्रबल संभावनाएं हो सकती हैं कि आजीवन कारावास शायद हो जाए।
क्लियर हुआ? ये पूछा गया था आपके यूपीएसआई 2017 में। अगर आपकी मूल विधि और संविधान अगर आपकी सही है, इसलिए आप यूपीएसआई के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हो। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलें तो देखिए पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। पेट 2022 में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों, आपको पता होगा, डी ऑप्शन आपका क्या है, 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, कमेंट करिएगा जरा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये एक बार आप लोग कमेंट करिए जरा, कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो देखिए हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 22 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे आपका 22 मई को है। तो देखिए इसकी अगर बात करें, अगर इसके पृष्ठभूमि की, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता के मुद्दों की बोधता और जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास किया और यह दिवस को स्थापित किया। ठीक है, यानी कि जिससे हमें क्या करना है कि अपनी बायोडाइवर्सिटी यानी जैवों की मतलब जीवों की विविधता को लेकर के क्या करना है, हमें एक रख रखाव करना होगा, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा, इस संरक्षण को एक और संरक्षण देना होगा, इस संरक्षिता को। क्लियर है? तो ये आपका कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता प्रतिवर्ष कब मनाया गया, 22 मई को मनाया जाता है। अब देखिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, उसकी राजधानी कहाँ है? अजरबैजान की राजधानी पूछी जा रही है कि जो आपका सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था, उसकी राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, तो बात करें अजरबैजान की राजधानी की, तो अजरबैजान की राजधानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी बाकू। ठीक है, अजरबैजान की बात करें तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों, अजरबैजान राष्ट्र और पूर्व सोवियत गणराज्य कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी सोवियत गणराज्य और आपके काकेसस पर्वत से घिरा हुआ है, जो कि एशिया और यूरोप तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि अजरबैजान जो राष्ट्र है ये आपका सोवियत गणराज्य के कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत के मध्य में घिरा हुआ है, मतलब इनसे घिरा हुआ है, जो कि यूरोप और एशिया तक फैला हुआ है। ठीक है, बात करें इसके राजधानी की, तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, बाकू में राजधानी है। ठीक है, तो देखिए अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अजरबैजान ने क्या किया कि सोवियत गणराज्य से के विघटन होने से पहले, जब आपने देखा कि सोवियत गणराज्य का जो विघटन हुआ, आपने जो है तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो विश्व इतिहास में, तो देखिए इसके विघटन होने से पहले ही क्या किया कि 1991 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी आपके अजरबैजान ने, और एक स्वतंत्र राष्ट्र अपने आप को घोषित कर लिया। क्लियर है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? आपकी मुद्राएं और राजधानियां भी कई बार पूछी गई हैं। ऐसे ये सवाल पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे लेखपाल की परीक्षा 2019 में। 8वें नंबर प्रश्न की ओर चले तो पूछा गया है कि प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में रंगों की कितनी संख्या होती है। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में रंगों की कितनी संख्या होती है? आपके साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से संबंधित सवाल है, जो कि आर्मी अग्निवीर जीडी 2023 में पूछा गया था आपसे। ठीक है, कि कितने प्रकाश के स्पेक्ट्रम में रंगों की कितनी संख्या होती है? तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका 7, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा जरा मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में अगर जो रंगों की जो संख्या 7 होती है, तो वो 7 रंग कौन से होते हैं? 7 रंगों को किस नाम से जानते हैं हम? उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, एक छोटा सा नाम दिया गया है, किस नाम से जानते हैं? जरा कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं और उसका रिप्लाई भी मैं कर पा रहा हूं। क्लियर है? भले ही हम लाइव में नहीं है, पर हाँ प्रीमियर मोड में है, लेकिन देख पा रहा हूं, मैं आपके साथ ही जुड़ा हूं। क्लियर है? तो देखिए बात करें श्वेत प्रकाश का जो विखंडन होता है, तो श्वेत प्रकाश का जो विखंडन है, जब यह कांच के प्रिज्म से होकर के अपने संघटक स्पेक्ट्रम से होकर के गुजरता है। ठीक है, अपने संघटक जो है स्पेक्ट्रम में होकर के गुजरता है, तो प्रकाश के विक्षेपण के रूप में जानते हैं इस क्रिया को। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक श्वेत प्रकाश है कांच के किसी प्रिज्म से होकर के गया, ठीक है, तो यह क्या होगा कि यह प्रिज्म से होकर जाएगा, तो यह अपने संघटक के स्पेक्ट्रम से होकर के गुजरेगा।
ये जो क्रिया है ये प्रकाश का विक्षेपण के नाम से जानी गई, यानी प्रकाश का विक्षेपण हो गया, रंग आपस में अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, इस घटना के कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है यह 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसे आप 7 रंगों के नाम से जानते हैं, इसे आप इंद्रधनुष भी कहते हैं, बो कहते हैं। ठीक है, यानी कि बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना, विबग्योर के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर हुआ? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न कि प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यह है आपका आज का करंट का सवाल कि सुबियांतो प्रबोवो जो है किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो पूर्व रक्षा मंत्री थे आपके श्री प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, इन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो के, ठीक है, जोको विडोडो नाम था उनका, जोको विडोडो की जगह ली है और अब ये क्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें घोषित किया गया है। भारत की ही तरह इंडोनेशिया में भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और प्रबोवो सुबियांतो की नियुक्ति इंडोनेशिया में एज अ राष्ट्रपति या हम कहें एज अ प्रेसिडेंट वहाँ की रक्षा और रक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही अच्छी उम्मीदों के साथ मानी जा रही है। क्लियर हुआ? आखिरी सवाल देखेंगे एक बार। तो आखिरी और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, BHEL, ONGC, IOCL, HAL। ठीक है, इनमें से किस संगठन को सबसे उत्कृष्ट सार्वजनिक उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारे अभ्यर्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं कि देखिए सही उत्तर है आपका HAL। HAL का फुल फॉर्म होता है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो देखिए HAL को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA ने क्या किया है कि एक उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 23 अप्रैल को दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया। क्लियर है? तो सही उत्तर आपका क्या होगा, HAL। क्लियर है? और ये जो आपका ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, ठीक है, यह 1957 में स्थापित हुआ था। प्रतिवर्ष, ठीक है, पैसे को आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए यह विभिन्न क्षेत्रों के साथ मिलकर के उनका सहयोग करते हुए पूरे भारत में यह क्या करता है कि कोई भी अगर बिजनेस है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है मार्केट में, उसको प्रतिवर्ष यह उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार PSU से सम्मानित जरूर करता है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, ये था हमारा आज का GK क्विज। मिलते हैं आपसे कल। कैसा रहा आज का क्विज आपका जो है, तो मैं एक बार फीडबैक जरूर चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।